हेलो बच्चों, आज की अपनी इस वीडियो में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा व जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसको जानने से पहले हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तभी हमें ये समझ आएगा। तो अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होती है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बनती है? जब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग में लाई जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए हमारा है जैसे भगत सिंह, हिटलर, हरिश्चंद्र। ये हमारे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हैं। तो इनके उदाहरण से हम जानते हैं किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। पहला है हमारा भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं कि भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी थे। अगर हम यही वाक्य बनाते हैं कि भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी थे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा हम अपना वाक्य देखते हैं, गलत नियमों का विरोध करने के लिए हर युवा भगत सिंह बन गया है। तो यहाँ पर भगत सिंह जो शब्द है, जो नाम है, वो प्रयोग किया गया है एक संपूर्ण जाति के लिए। इसलिए भगत सिंह नाम व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन गया है। कैसे बना? क्योंकि वो हर युवा भगत सिंह बन गया। गलत नियमों का विरोध करने के लिए हर युवा भगत सिंह बन गया है। हर युवा बन गया है, यानी कि एक युवा की जो संपूर्ण जाति है वो क्या है? भगत सिंह बन गई है। तो ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक हो गया है। अगर इसी वाक्य को हम बोलते, गलत नियमों का विरोध करने के लिए गलत नियमों का विरोध करने के लिए भगत सिंह जाने जाते हैं, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा था। लेकिन यहाँ ये जातिवाचक बन गया है, हर युवा के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसी तरह हमारा दूसरा शब्द है हिटलर। हिटलर को भी हम अच्छे से जानते हैं। हिटलर एक तानाशाह शासक हुआ है। उसकी क्रूरता के कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिटलर एक तानाशाह शासक है। शासक था। तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इसी शब्द को हम प्रयोग करते हैं, हमारा नया अधिकारी बिल्कुल हिटलर है। हमारा नया अधिकारी बिल्कुल हिटलर है, यानी कि जो अधिकारी है उसका नाम तो कुछ और है लेकिन वो व्यवहार के कारण हिटलर के जैसा लगता है, इसलिए उसे हिटलर बोला गया कि हमारा नया अधिकारी बिल्कुल हिटलर जैसा है। वो हिटलर के जैसा रूड है, क्रूर है, तानाशाह है, इसीलिए उसको हिटलर कह के संबोधित किया। तो यहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा बन गया है। इसी तरह हमारा तीसरा एग्जाम्पल है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध राजा थे। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और इसी शब्द को यदि हम इस प्रकार से यूज करते हैं कि तुम ज़्यादा हरिश्चंद्र बनकर मत दिखाओ, तो यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों में या मित्रों में ही कोई एक मित्र होता है जो कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए या अक्सर हमेशा वो सच बोलता है, तो उसे हम लोग मजाक में या चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि तुम ज़्यादा हरिश्चंद्र बनकर मत दिखाओ। तो ये यहाँ पर जातिवाचक हो जाता है। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है? जब वह संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी एक विशेष व्यक्ति का ही बोध कराती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि यह हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे गांधी जी, नेताजी और सूरदास। अब गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और वैसे हम अगर पहले वाले उदाहरण को देखें
और उससे मैं आपको समझाती हूँ अलग अलग तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने पहले भगत सिंह का किया था। भगत सिंह का हमने क्या वाक्य बनाया था, गलत नियमों का विरोध करने के लिए हर युवा भगत सिंह बन गया है। तो यहाँ पर क्या है, वो पहले से ही जातिवाचक है, लेकिन हमें क्या करना है, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक बनाना है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनेगा, भगत सिंह ने गलत नियमों का विरोध किया था। तो इस तरह से वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य था, हमारा नया अधिकारी बिल्कुल हिटलर है। हमारा नया अधिकारी बिल्कुल हिटलर है। तो ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल गया है। अगर इसी को इस तरह से लिख दिया जाता कि हिटलर एक तानाशाह अधिकारी था, तो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। इसी तरह हम तीसरा वाक्य देखते हैं, तुम ज़्यादा हरिश्चंद्र बनकर मत दिखाओ। तो ये हरिश्चंद्र जो है शब्द जो यूज किया गया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में न होकर जातिवाचक संज्ञा में हुआ है, और इसे ही हम कहते हैं कि हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हुए। तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। तो इसी तरह हम आगे के अपने ये उदाहरण देखते हैं। इसमें जैसे गांधी जी, नेताजी और सूरदास जी दे रखा है। सूरदास जी आप लोगों ने देखा होगा कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और सूरदास शब्द हम ज़्यादातर किसी अंधे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। जब भी कोई हम ऐसा व्यक्ति देखते हैं तो उसे सूरदास बोलकर संबोधित किया जाता है। तो वहाँ पर वो सूरदास शब्द व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाता है। आई होप आप सबको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। जिससे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।